Okay, already we have started this chapter. Am I right? In previous class, we have already started over this chapter, that is origin of the earth. Before that, we have covered chapter 1 where we have learned about importance of geography, why do we need to study geography, and what are the different topics which we cover inside geography. ये सारा कुछ हमने चैप्टर 1 में किया था. इसके बाद हम लोग चैप्टर 2 जब शुरू किए थे तो यहाँ हम लोग क्या पढ़ रहे थे? अबाउट आवर प्लैनेट अर्थ, दैट हाउ इट हैज बीन डेवलप्ड. इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई और ये आया एक्चुअली कहाँ से. ठीक है, हम ये जो भी आसमान में देखते हैं रात के टाइम पे, ये एक्चुअली है क्या, कहाँ से ये सब कुछ आए, इन्हीं सब के बारे में हम लोग इस चैप्टर में बेसिकली पढ़ेंगे. फाइन. प्रीवियस क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि अबाउट द ओरिजिन ऑफ ज्योग्राफी टू डिफरेंट थॉट्स हैज बीन डेवलप्ड टिल नाउ. अभी तक दो तरह की विचारधाराएं सामने आई हैं. एक वो विचारधारा जिसको हम कहते हैं अर्ली थ्योरीज, दूसरी वो विचारधारा जिसे हम लोग कहते हैं मॉडर्न थ्योरीज. मैंने पिछली क्लास में बकायदा ड्रॉ करके टेबल फॉर्म में बताया भी था आपको. अर्ली थ्योरीज एंड मॉडर्न थ्योरीज. अर्ली थ्योरीज as it is reflecting by its name, it means the theory which is developed or which were developed in the early time period. Early time period, अब सवाल उठता है कब भाई? BC में, AD में? तो not in BC, in ADs only. But when during the 1700 century or 1800 century, during this time period it was developed. In this field we have seen that सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था इसमें इमैनुअल कांट का. The person who has given his theory about the origin of earth, he was none other than, name of the person was Immanuel Kant. क्या नाम था उनका? इमैनुअल कांट. कौन से कंट्री से बिलोंग करते थे? जर्मनी. क्या थे ये? फिलोसोफर. ठीक है, याद है आप लोगों को. तो इन्होंने सबसे पहले जो है इस विषय पर अपनी बात को रखी और द प्रपोजल विच वाज गिवन बाय हिम दैट वाज गिवन इन द ईयर 1735. कब उन्होंने अपनी बात को सबसे पहले इस संबंध में किया कि पृथ्वी की उत्पत्ति कहाँ से हुई, कैसे है, उसके बारे में वो कुछ सोच रहे हैं, अपना विचार रख रहे हैं. वो बात उन्होंने सबसे पहले कब कहा? आपके बुक में कहीं भी मेंशन नहीं है. सबसे पहले उन्होंने लिखा 1735 में. लेकिन उस समय तक उन्होंने कुछ प्रूव नहीं किया इसको, सिर्फ अपनी बात रखी कि पृथ्वी की उत्पत्ति. हाँ, अपनी बात जो उनके मन में विचार आया उन्होंने अपने विचार को व्यक्त किया. इसके बाद उन्होंने उस पर वर्क करना शुरू किया. फाइनली वर्क करने के बाद इन द ईयर 1755 he has given the first hypothesis which come to be known as nebular hypothesis. क्या हमने उसको नाम दिया? हमने नहीं दिया, उन्होंने दिया. किसने दिया? इमैनुअल कांट ने. नेबुलर हाइपोथेसिस. मैंने पिछली क्लास में आप लोगों को यह भी बताया है कि ये नेबुलर हाइपोथेसिस है क्या. Isn't it? I cannot do writing work on this, na? Corner, this corner. This one. Okay, fine. You people guide me. We can use this area. चलिए ठीक है. पेन नहीं, वो छोड़ दो, चला गया. चलिए, बहुत प्रॉब्लम है भाई. ओके, सो लेट डिस्कस अबाउट दैट. मैंने क्या आप लोग बताया था कि सबसे पहले जो है एट फर्स्ट हियर कांट हैज गिवन, आज वो पेन, Kant has given about his theory proposal he has given in the year 1735, isn't it? But finally this proposal exists with the proof and that all things in the year 1755. 1755 में उन्होंने जो है इसको जमीन पे लेकर आए, यथार्थ में लेकर आए और अपनी बात को उन्होंने रखा. And the name he has given, as it is mentioned in a book, the name he has given, that name is nebular hypothesis. अगर आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पर clearly आपका mention किया हुआ है. What name he has given to that? अब okay fine, चलिए कोई बात नहीं. Nebular hypothesis.
अब ये नेबुला क्या था भाई? दिस नेबुलर वर्ड हैज बीन डेवलप्ड फ्रॉम द वर्ड नेबुला, ठीक है ना। अब ये नेबुला क्या है? नेबुला क्या बताई थी मैं? It is cloud. It's okay. Nebula is cloud, and this cloud is made up of two different objects. That is your gases and dust particles. Dust particles. इन चीजों से बना हुआ आपका ये नेबुला था, ठीक है। आफ्टर दैट मैं कुछ और भी बताई थी। गैसेस में कौन सी गैसेस? हियर आई हैव रिटन गैसेस, हाइड्रोजन एंड हीलियम। टू डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेस आर देयर। एक था आपका हाइड्रोजन और दूसरा था आपका, वेरी गुड, लग रहा है सब लोग पढ़कर आए हैं। अरे वाह क्या बात है, याद हो गया आपको। चलिए चलिए, अभी सब ठीक है, यहां तक नेबुला तक सब ठीक है। तो ये नेबुला था। अब सवाल उठता है कि नेबुला से आखिर पृथ्वी की उत्पत्ति हुई कैसे, ठीक है। बता रही बेटा, आ रही हूं, अभी वहां नहीं पहुंची हूं, ठीक है। अभी 1796 तक मैं नहीं पहुंची हूं, अभी 1755 पे ही अटकी हुई हूं। पहले वहां से आगे बढ़ जाए तब फिर बताऊंगी। तो इन्होंने जो नेबुला बताया, बट इनके साथ प्रॉब्लम क्या थी? इन्होंने नेबुला तो बता दिया, ठीक है। नेबुला से क्या? नेबुला अब एक जगह पे स्थिर नहीं है, कांस्टेंट नहीं है, स्टैग्नेंट नहीं है। वो क्या कर रहा है? आपका मूव कर रहा है, ठीक है, रोटेशन हो रहा है, जिस वजह से उसके कुछ पार्टिकल्स रोटेशन होने की वजह से साथ ही साथ वो रिवॉल्व भी कर रहा है, इस वजह से उसके कुछ पार्टिकल्स जो हैं उससे सेपरेट हो गए, ठीक है। मान लिया जाए कि हमारा ये एक नेबुला है, ये हमारा डेंस मटेरियल आपका गैसेस और डस्ट पार्टिकल से बना हुआ है। ये हमारा इस तरह से रोटेट कर रहा है, रोटेट करने की वजह से इसके कुछ टुकड़े इससे अलग होके सेपरेट हो गए, ठीक है, कुछ टुकड़े इसके अलग हो गए, जो कि इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन्स के फॉर्म में आपके थे। अब ये क्या हुआ आपका साथ साथ, अच्छा ये जो अलग हुए तो ऐसा नहीं कि वो स्थिर हो गए, उनके अंदर भी मूवमेंट थी, वो भी मूव करना शुरू किए, ठीक है। मूव करते करते क्या हुआ कि ये आपस में टकराना शुरू कर दिया। क्या हो गया? इनका आपस में टकराना शुरू किया, और आपस में टकराने की वजह से जैसे ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन्स इनके दो मिले, क्या हो गया? एक फिर से एक नया नेबुला डेवलप हो गया, एक नया नेबुला डेवलप हो गया। और इमैनुअल कांट ने जिस नेबुला की बात की है उसकी हम गणना करते हैं, उसकी हम तुलना करते हैं सन से। किससे करते हैं? सन से। तो सन के भी जो पार्टिकल्स बाहर आए उसी से आपके डिफरेंट प्लैनेट्स का फॉर्मेशन हुआ, और इस तरह से प्लैनेट का निर्माण हुआ, इनका ओरिजिन हुआ। किसके द्वारा कहा है? ये कांट के द्वारा। इट्स ओके। इस थ्योरी को एक्सेप्ट कर लिया गया, उस समय लोगों ने इसको स्वीकार कर लिया। क्यों? क्योंकि दूसरा कोई और बात था भी नहीं, उनके पास कोई और एविडेंसेस नहीं थे, कोई ऐसा प्रूफ नहीं था जिससे वो उसको काट सके। कुछ समय के बाद अब आ जाते हैं हम लोग ये द ईयर 1796 पर। क्या हुआ इस समय? 1796 में इस नेबुलर हाइपोथेसिस के ऊपर एक मुहर लगा दी गई, उसके ऊपर स्टैंप लगा दिया, क्या कह के कि ये हाइपोथेसिस बिल्कुल करेक्ट है। और वो मुहर लगाने वाले कौन थे? ये भी एक जर्मनी से ही बिलोंग करने वाले दूसरे पर्सन थे, बट ये फिलोसोफर नहीं थे, ये मैथमेटिशियन थे। कौन थे ये? मैथमेटिशियन थे। और इनका पूरा नाम मैंने क्या बताया था आप लोगों को? लैप्लास इज मेंशन इन योर बुक हियर, बट इनका नाम था आपका सैमुअल लैप्लास। इनका पूरा नाम क्या था? सैमुअल लैप्लास। इन्होंने जो है उस थ्योरी के ऊपर और भी मुहर लगा दी। इन्होंने अपने कुछ मैथमेटिकल कैलकुलेशन के हिसाब से उसकी कुछ गणना की, और गणना करने के बाद इस नेबुलर हाइपोथेसिस को पुख्ता कर दिया कि दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, ये गलत नहीं है। और तब से लेकर आपका 18th सेंचुरी 19th सेंचुरी तक वो वही चीज चलता चला आया, कोई भी उसको रिजेक्ट नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि दूसरी कोई और हाइपोथेसिस नहीं आई। मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आप लोग को ऑलरेडी बता चुकी थी, याद है ना? परिकल्पना, यानी कि जो हम सोच रहे हैं उसको भी हम इमेजिन कर रहे हैं। पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, किसी ने देखा नहीं है, कैसे हुई? ये हमारी सोच है, ये हमारी कल्पना है कि उसकी भी उत्पत्ति हुई। अब उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, हम जब उसको भी इमेजिन कर रहे हैं कि नेबुला होगा, क्लाउड होगा, जहां से उसकी उत्पत्ति हुई होगी।
दैट इज नोन एज हाइपोथेसिस। इस तरह के जब विचार हम रखते हैं कि कोई हम एक इमेजिनेशन रखते हैं कि ऐसा होगा और ऐसा होगा को हम प्रूफ करते हैं, उसको जब हम साबित करने की कोशिश करते हैं, दैट इज नोन बाय हाइपोथेसिस। ठीक है, उसी को हम हाइपोथेसिस कहते हैं। तो इस तरह से आपका नेबुलर हाइपोथेसिस प्रूव हो गया और एक्सेप्ट कर लिया गया। समय गुजरता गया, वक्त बीतता चला गया, 18th सेंचुरी से आपका 19th सेंचुरी आ गया, कोई भी दूसरे ऐसे व्यक्ति नहीं आए जो उसको काट सके या उसके अगेंस्ट अपनी बात को रख सके। और ये नेबुलर हाइपोथेसिस आपका कंटिन्यू, बट इट डजंट मींस एवरीवन हैज स्टॉप्ड देयर रिसर्च। इसका मतलब ये नहीं था कि लोग अपना खोजबीन या अपना रिसर्च एक्टिविटी को बंद कर दिए थे। सब अपने तरीकों को ढूंढने में लगे हुए थे, अपने तरीके से जो है पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में जानकारी हासिल करने में लगे हुए थे, लेकिन किसी को कोई सॉलिड जानकारी नहीं मिली थी, किसी को कोई जो है एक प्रॉपर एविडेंस नहीं मिल पा रहा था। ठीक है, अब फिर आता है आपका इन द बिगिनिंग ऑफ 20th सेंचुरी, 19th सेंचुरी का ऑलमोस्ट एंड है। आपके दो और पर्सन आए, इन्होंने जो है नेबुलर हाइपोथेसिस को रिजेक्ट नहीं किया, उसी को रखते हुए, बट इनका जो मेथड था, एक्सप्लेनेशन था, कांट का कहना था कि उसके पार्टिकल सेपरेट होने की वजह से जो है आपका प्लैनेट्स का निर्माण हुआ, लेकिन इनका मानना कुछ और हुआ। इन्होंने क्या प्रूव किया कि पृथ्वी का निर्माण वैसे नहीं हुआ। इन्होंने क्या कहा कि एक नेबुला है जिसको हम सन कह सकते हैं कि जो बहुत पावरफुल है, जो क्या है आपका बहुत पावरफुल है, और ऐसे बहुत सारे और भी नेबुलाज हैं इस यूनिवर्स में जो कहीं ना कहीं पाए जा रहे हैं। ठीक है, और ये नेबुला सारे के सारे जो है क्या है, मूव कर रहे हैं। दे ऑल कीप्स ऑन मूविंग, दे आर नॉट कांस्टेंट। ये कहीं भी एक जगह पे स्थिर नहीं है, बल्कि ये मूव कर रहे हैं, इनके अंदर मूवमेंट है, रेवोल्यूशनरीज मूवमेंट है। इसी दौरान मूवमेंट के दौरान सन जो कि एक बहुत ही पावरफुल नेबुला है, इसके पास से एक दूसरा नेबुला क्रॉस करता है। ठीक है, दूसरा नेबुला क्रॉस कर रहा है। जब ये नेबुला क्रॉस कर रहा है तो ये सन जो पावरफुल है, इसकी ग्रेविटी की वजह से वो इस दूसरे नेबुला के पार्ट्स को अपनी तरफ खींचता है। क्या करता है वो? अपनी तरफ उसको खींच रहा है। क्यों? क्योंकि इसका ग्रेविटेशनल पावर ज्यादा है, ये ज्यादा पावरफुल है, इसलिए इसके अंदर ग्रेविटी ज्यादा है। ग्रेविटी ज्यादा होने की वजह से ये जो नियर बाय उसके जो नेबुला क्रॉस कर रहा है, उसको उसके पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच रहा है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर भी तो कुछ ग्रेविटी है ना। ये पार्टिकल्स को ठीक है वो अट्रैक्ट कर रहा है, खींच रहा है अपनी तरफ, लेकिन ये जब तक उसको रोक सकता रोका, अदरवाइज फिर क्या होगा, ये कांस्टेंट वहां पर ठहरेगा तो नहीं। ये धीरे धीरे अपने उस एरिया से मूव कर गया और इसका वो पार्टिकल जिसको नेबुला, जो पावरफुल नेबुला ने खींचा था, उसको छोड़कर ये आगे मूव कर गया। अब क्या हुआ, ये यहाँ आ गया और इसका ये पार्टिकल जो इसकी तरफ खींच रहा था, ये यहीं पर रुक गया। ये क्या हो गया आपका, यहीं पर स्टॉप हो गया। मैंने पिछली क्लास में आपको एग्जाम्पल के द्वारा बताया हुआ था। ठीक है, मिट्टी का डीलर आप ले सकते हैं, आटा का लोई ले सकते हैं। मैंने बताया था प्रैक्टिकली कि अगर आप उसको जब खींचते हैं क्या होता है, बिल्कुल वो गुस्सा नहीं निकलता, उसकी पूंछ जैसी निकलती है ना। तो ये मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको समझाने के लिए कि इसी तरह से ये इसके ये पार्ट में निकला। तो ये जो पार्टिकल इसके सेपरेट हुए वो किस शेप में थे, उनका शेप था आपका जैसे शिगार होता है। शिगार देखा आपने, बताई थी मैं, अच्छा ये याद है। चलिए, तो सिगार के शेप में, सिगार आपका ऑलमोस्ट जो है इस टाइप का आपका शेप होता है, ऐसा। ठीक है ना, तो इस टाइप का ऑलमोस्ट इसका शेप डेवलप हुआ। लेकिन बाद में धीरे 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 जैसे समय गुजरता गया, अच्छा ऐसा भी नहीं कि ये नेबुला इस पार्टिकल को अपने में मिला लिया, मिलाया भी नहीं, ना घर का छोड़ा ना घाट का, बिल्कुल सही बोले। ठीक है, और शायद मैंने पिछले क्लास में बोला था, तार से खजूर से गिरा तार पे अटका, वाला हाल उसका हो गया। ठीक है, तो यही चीज इस नेबुला क्या हुआ, एज अ रिजल्ट हुआ क्या आपका, धीरे धीरे जिसका पार्टिकल था ये नेबुला इससे अब दूर चला गया। ठीक है, ये नेबुला भी आपका है, तो ये जो पार्टिकल रह गए थे वो उसी जगह पर धीरे धीरे मूव करने लगे, और करते करते इनका शेप कुछ समय के बाद है, जो शेप स्टार्टिंग में आपका बिल्कुल ऐसा था
ये शेप धीरे धीरे इसके अंदर रिबन पे ढोते होते धीरे धीरे ये क्या शेप डेवलप कर लिया, इस शेप में आ गया। इट्स ओके, ये राउंड शेप में आपका प्लैनेट फॉर्म में आ गया और इस तरह से प्लैनेट का फॉर्मेशन हुआ। ये किनका मानना था, ये मानना था आपका चैम्बरलिन एंड मोल्टन, जो कि आपके बुक में आगे लिखा हुआ है इन द ईयर 1901 and 5 है। इट इज नॉट मेंशन इन बुक है। अच्छा, हर बुक में नहीं है, इसके अंदर नहीं मेंशन किया हुआ। चलिए कोई बात नहीं। कहाँ है? नहीं है बेटा, नहीं है, नहीं दिया हुआ है भाई। प्लैनेट वेव फॉर्म हाइपोथेसिस कंसीडर द प्लैनेट्स वेव फॉर्म नेबुलर हाइपोथेसिस ही सिर्फ दिया हुआ है आपका वो। अच्छा, एसोसिएटेड विद द यूथफुल सन वी स्लोली रोटेट से नहीं दिया हुआ, ये दूसरा फिर आ गया डायरेक्ट 1950। नेक्स्ट पैराग्राफ हो गया, एक पैराग्राफ को यहां से हटा दिया। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ आप लोगों को। तो 1901 ये कब दिया गया था आपको, ये दिया गया था आपको 1901 टू 1905 के बीच में, ठीक है, ड्यूरिंग दिस टाइम पीरियड। और वो दो इट्स ओके बेटा, यू कैन नोट इट डाउन, बिटवीन 1901 टू 1905 है आपका ये दिया था। और इनको देने वाले कौन थे, वो थे आपका चैम्बरलिन एंड मोल्टन। ये दो अलग ज्योग्राफर थे जिन्होंने इसके बारे में बताया। और इनके इस थ्योरी को हम क्या बोलते हैं, जो सेकंड थ्योरी है, दैट इज कॉल्ड बाय प्लैनेटेजिमल हाइपोथेसिस, ठीक है, हाइपोथेसिस। इनके इस थ्योरी को, जो सिगार शेप वाला कॉन्सेप्ट आया, उनके उस थ्योरी को हम कहते हैं प्लैनेटेजिमल हाइपोथेसिस। इज इट क्लियर? आई बात समझ में आप लोग को? इस तरह से ये दूसरा थॉट डेवलप हुआ। लेकिन इन्होंने भी नेबुला को एक्सेप्ट किया, नेबुला को रिजेक्ट नहीं किया, नेबुला को इन्होंने भी एक्सेप्ट किया। इसके बाद फिर जो है थर्ड आते हैं आपके ईयर 1938-35। व्हाट इज मेंशन आफ्टर दैट? चेक इट इन बुक के 1926 है। ओके, 1926 में एक और इससे रिलेटेड थॉट आई, ठीक है, ड्यूरिंग दिस 20th सेंचुरी ओनली। और इनका जो मानना था, इस हाइपोथेसिस को हम टाइडल हाइपोथेसिस भी कहते हैं। इस हाइपोथेसिस को टाइडल हाइपोथेसिस कहते हैं। इसमें इसके अंदर फिर से आपके जो है दो ज्योग्राफर्स की बात आती है, ठीक है, वो है आपके जिन्स जेफरी एंड जिन्स जेफरी एंड वन मोर नेम इज गिवन देयर, हेरल्ड जेफरी, कुछ नहीं, एक ही नाम है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है। एंड जेम्स जिन्स है, जेम्स जिन्स एंड हेरल्ड जेफरी, दीज आर द टू डिफरेंट नेम्स। ओके, तो जेम्स एंड जेफरी, मैंने इसलिए दोनों को बताया कि जेम्स एंड जेफरी दे हैव गिवन देयर अनदर डिफरेंट थॉट है। इनका क्या कहना था, इन्होंने क्या बताया, जिस तरह से, डू यू नो व्हाट इज टाइड? क्या होता है टाइड में? क्या होता है, क्या होता है टाइड में? टाइड किसको बोलते हैं हिंदी में? जिसको ज्वार भाटा कहते हैं। क्या होता है भाटा? समुद्र में लहर क्यों उठता है? सन, मून एंड अर्थ तीनों की ग्रेविटी की वजह से होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ मून की ग्रेविटी नहीं काम करती है, सन की भी ग्रेविटी, मून की भी ग्रेविटी और अर्थ की भी ग्रेविटी। अर्थ की ग्रेविटी से ही वो नीचे गिरता है वापस, तो उसकी वजह से टाइड होता है। तो इसमें क्या होता है, समुद्र की लहरें जिस तरह से ऊपर उठती हैं, ठीक है। तो अगर मान ले कि अर्थ की ग्रेविटी नहीं होती, सपोज दैट, एक मिनट के लिए आप इसको हाइपोथेसिस की दुनिया में चल जाइए और उसको जस्ट इमेजिन करिए कि अगर अर्थ की ग्रेविटी नहीं होती, सन और मून की सिर्फ ग्रेविटी होती, तो ये लहरें जो ऊपर उठती हैं वो क्या होता, ऊपर ही रह जाता, वो वापस अर्थ के ऊपर नहीं गिरता। यही होता ना, ठीक है। लेकिन अर्थ की ग्रेविटी है, इस वजह से वो वापस अर्थ के ऊपर गिरता भी है। तो इसमें टाइडल हाइपोथेसिस, यस, एप्पल में नीचे ही गिरा था, यस, अर्थ की ग्रेविटी को यही प्रूव किया था। किसने किया था? हमारे ज्योग्राफी में भी आते हैं न्यूटन महाराज। हम ज्योग्राफर्स ने उनको भी नहीं छोड़ा, हमने ग्रेविटी, जब हम ज्योग्राफी में ग्रेविटी पढ़ाते हैं, हम न्यूटन की थ्योरी को ले लेते हैं, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ, ठीक है, न्यूटन
जो ग्रेविटेशनल थ्योरी ऑफ जो उनके है उसमें हम लोग डिस्कस करते हैं। चलिए, तो यहां पर इन्होंने क्या कहा, कैसे हुआ, एक नेबुला, इन्होंने फिर से वही बात आपकी हो गई, एक नेबुला दूसरे नेबुला से जो है उसको, उसकी अपनी ग्रेविटी ज्यादा है तो उसकी तो अपनी तरफ कर रहा है, लेकिन दूसरा नेबुला उसको पूरी तरह से छोड़ नहीं रहा है, वो भी अपनी तरफ उसको अट्रैक्ट कर रहा है। एज अ रिजल्ट आपका मान ले कि हमारा एक ये पावरफुल नेबुला है, दूसरा लेस पावरफुल है, ये इसके पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींच रहा है, ये अपने पार्टिकल्स को, अपने पार्ट्स को छोड़ना नहीं चाह रहा। एज अ रिजल्ट क्या हुआ, बीच में एक अलग सा पार्टिकल डेवलप हो गया। जिसको हम टाइडल हाइपोथेसिस कहते हैं, जिसके बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन आपके बुक में भी नहीं है, सिर्फ जो है उसका नाम दे दिया है। In 1926 से अनदर वन है, two different geographers has described about that one, लेकिन ये भी बेस्ड किस पर है आपका, इनका कॉन्सेप्ट भी किस चीज में बेस्ड था, इनका कॉन्सेप्ट भी जो बेस्ड था वो था आपका नेबुलर हाइपोथेसिस पे। किस चीज पे बेस्ड था वो, नेबुलर हाइपोथेसिस पे। लेटर ऑन सम मोर टाइम पासेस, कुछ और टाइम गुजरता गया और एक रशियन और जर्मन ज्योग्राफर ने इन्होंने जो है नेबुलर हाइपोथेसिस को एक नए तरीके से एक्सप्लेन किया। ठीक है, एक रशिया का जो एक ज्योग्राफर और एक आपके जर्मनी के ज्योग्राफर, इन दोनों ने मिलकर जो है नेबुलर हाइपोथेसिस के कॉन्सेप्ट को नए तरीके से प्रेजेंट किया। और वो क्या प्रेजेंट था, वो प्रेजेंट किया हुआ आपके बुक में ये मेंशन किया हुआ है, जो कि 1950 में किया गया। और इनका कहना था कि ये दैट इज स्मिथ एंड जे, जो कि आपका जर्मनी के, सॉरी रशिया के थे, एंड कार्ल वाइस्कर जो कि जर्मनी के थे। इन दोनों ने मिलकर 1950 में नेबुलर हाइपोथेसिस को ही एक नए तरीके से पेश किया। ठीक है, और इनका कहना क्या था, नहीं बस लेट मी कंप्लीट दिस वन। इनका कहना क्या था कि एक नेबुला है, रोटेट कर रहा है, ये रोटेट कर रहा है अपने फिक्स जो ऑर्बिट्स में रोटेट कर रहा है, रोटेट करते करते ये आपका एक जिस तरह से एक प्लेट नुमा बन जाता है, इस तरह से फॉर्मेशन हुआ। और रोटेट करते करते इनके जो पार्टिकल्स हुए, वो पार्टिकल्स इसका जो कुछ सेपरेट हुआ, वो किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पर कुछ एरियाज पे वो पार्टिकल्स रोटेट करते करते उन्हीं, जिसको आज के डेट में है हमें ऑर्बिट्स कहते हैं या एलिप्टिकल पाथ्स कहते हैं, उन एरियाज में जो है वो सेटल डाउन हो गए। और क्योंकि उनके अंदर भी अपनी एक ग्रेविटी हो गई, इसलिए जैसे वो वापस जाके सन के पास नहीं मिले, बल्कि वो अपने ही उसी एरिया में मूव करना शुरू कर दिया। एक वो गेम होता है ना, छोटा सा एक छोटा बॉल होता है, रिंग बना होता है, उसके अंदर वो बॉल मूव करता है। ठीक है, कुछ उस टाइप का है। उसमें अगर कहीं पे वो बॉल स्टिक हो गया तो उतने ही दूर में घूमता रह जाता है और आप उससे बाहर नहीं निकल पाते हैं। ठीक है, उस बॉल को बाहर नहीं निकल पाते हैं। तो आपका इस नेबुलर हाइपोथेसिस को इन्होंने उसी तरीके से एक्सप्लेन किया कि एक प्लेट टाइप का था, जिसको हम आज के डेट में ऑर्बिट्स कहते हैं या ऑप्टिकल पाथ्स कहते हैं। उसके अंदर ये नेबुला आपका मूव कर रहा था, मूव करने से इसके कुछ पार्टिकल्स जो सेपरेट हुए, वो अलग अलग ऑर्बिट्स में जाके सेटल हुए, वहीं पर उनका डेवलपमेंट हुआ और वो उन्हीं एरियाज में जो है मूव करते रह गए। और इसका एविडेंस वो देते हैं आज की प्रेजेंट सिचुएशन जो प्लैनेट्स की है उसके आधार पर, कि जितने उनके इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स मिले, उसकी वजह से जो उनका साइज, उसके आधार पर इन प्लैनेट्स का निर्माण हुआ। और इस तरह से हमारा पृथ्वी का भी निर्माण हुआ। तो ये जो सारे लोग थे अर्ली थॉट वाले में बेसिकली, या अर्ली थ्योरीज वाले में बेसिकली हम उन्हीं को रखते हैं whose concepts are based on a nebula। किस पे आधारित था इनका, नेबुला के ऊपर था। इन सब के हाइपोथेसिस अगर हमने देखा तो कांट की थीसिस को देखें, लाप्लास की थ्योरी को देखें, या फिर आपका चैम्बरलेन या मोल्टन की थ्योरीज को हमने देखा, हेरल्ड जैफरी के हमने थ्योरीज को देखा, इन सब की थ्योरीज क्या बता रही हैं, नेबुला। इट इज बेस्ड ऑन नेबुला। तो
लेकिन इनमें से किसी ने भी ये प्रूव नहीं किया, इनमें से किसी ने ये नहीं बताया कि आखिर ये नेबुला आया कहां से। ये नेबुला जो था, ठीक है, ये क्लाउड था, लेकिन इस क्लाउड का फॉर्मेशन हुआ कैसे, ये क्लाउड एक्चुअली में आया कैसे। ठीक है, डस्ट पार्टिकल हमारे एटमॉस्फेयर में है, हमारे स्पेस में अभी भी जाओगे तो नंबर ऑफ डस्ट पार्टिकल्स आ गया। नहीं तो बात है कि ये कैसे हुआ, वो गैसेस कहां से आए, ये डस्ट पार्टिकल्स भी कहां से आए। आज के डेट में हमें पता ना कि स्पेस में भी डस्ट पार्टिकल्स है, अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी है, दूसरे प्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर में भी है। बट इन द वेरी बिगिनिंग फ्रॉम वेयर दे ऑल डेवलप। ठीक है, ये किसी ने नहीं बताया। अर्ली थ्योरीज वाले में से किसी ने भी, ना कांट ने इसको प्रूव किया, ना लाप्लास ने इसको प्रूव किया, ना ही आपके चैम्बरलेन मोल्टन, नहीं आपके जो है स्मिथ या फिर आपके जो है वाजगर, उन्होंने प्रूव किया। किसी ने भी इस थ्योरी को प्रूव नहीं किया। सबने नेबुला को आधार बनाया। नेबुला जो कि सन, नेबुला क्या था इनका, सन था, सन को आधार माना, लेकिन सन आया कहां से। नाउ द क्वेश्चन इज हियर कि दिस नेबुला व्हिच इज नोन एज सन, फ्रॉम वेयर दिस सन हैज डेवलप्ड। सवाल यहां पर अटक गया, और इसी सवाल के जवाब में कुछ और लोग सामने आए during the 20th century only, and they come to be known by modern theories. उनके विचारधाराओं को, उनकी सोच को हम किस पे कहते हैं, मॉडर्न थ्योरीज। इज इट क्लियर, जो नेबुलर हाइपोथेसिस से अलग था। ठीक है, इन्होंने भी नेबुला की बात की, ऐसा नहीं कि ये नेबुला को बिल्कुल रिजेक्ट कर दी है, नेबुला इनके पास भी था, बट दे हैव प्रूव्ड फ्रॉम वेयर नेबुलास हैज बीन डेवलप्ड। ये नेबुला आए कहां से, इन्होंने इसको बताया। इट्स ओके, क्लियर है यहां तक, आगे कवर करें कुछ, ऑल ऑफ रेडी। अगली क्लास में फिर आप लोग जवाब देंगे ना, दैट्स गुड। क्या बेटा, हाँ जवाब मिला था, वेरी गुड। चलिए, तो अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं अबाउट, सॉरी, अच्छा, दैट आई वाज नॉट नोइंग, थैंक यू फॉर इन्फॉर्मिंग। क्या बात है, मैंने तो आज तक सुना ही नहीं था कि क्लोज होता क्या है। थैंक यू, बता दिया, तो अच्छा जानकारी आप दिया। अब आ जाइए, इसमें भी आपका एक डायग्राम नहीं दिया हुआ है। ये कौन से इनकी स्पेशल बुक है क्या, क्योंकि हमारे बुक में तो कुछ और भी दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, आज जो बेटा तुम नीचे ही रहो, ऊपर अच्छे नहीं लगते हो। ओके, रेडी है आप लोग। बहुत हम लोग पुराने लोगों की बात कर लिए, थोड़ा सा आ जाते हैं नए लोगों पे, शायद कुछ हमारे जमाने के लोग मिल जाए, है ना, जिनके ख्यालात अच्छा, तब तो बेटा ये मैं भी नहीं थी, मेरे जमाने की भी नहीं है। मैं एलियन तो नहीं हूं ना, ठीक है, एलियन नहीं हूं। और माना कि पुराने, बट इतने भी पुराने नहीं कि अब 1920 में मुझे भेज दो, 100 साल नहीं हुआ अभी मेरा, ठीक है, अभी हाफ सेंचुरी भी नहीं हुआ है। ओके, चलिए, modern theories, early theories we have all completed. Now we are switching over towards the new theory that is called by modern theory. नाम से पता चल रहा है, नए ख्यालात, नई सोच, नई विचारधारा। अच्छा, ये जो नई विचारधारा है, जिस तरह से हम लोगों ने पुरानी विचारधारा में पढ़ा, नेबुलर हाइपोथेसिस को बेस रखा गया, एंड आफ्टर दैट सो मेनी डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स, प्लैनेटिज्मल हैज बीन डेवलप्ड, देन आफ्टर योर टाइडल हाइपोथेसिस हैज बीन डेवलप्ड, आफ्टर दैट योर बाइनरी हाइपोथेसिस डेवलप्ड, जिसके बारे में आपके बुक में शायद लिखा होगा, बट यहाँ नहीं मेंशन है। बाइनरी हाइपोथेसिस के बारे में यहाँ नहीं दिया हुआ है। उसके बाद बाइनरी होता है जब दो थ्योरीज को मिला के करते हैं, जब प्लैनेटिज्मल और टाइडल दोनों आपस में मिल गया थ्योरी, तो उसको बाइनरी हाइपोथेसिस कहा गया।
ठीक है, वो भी आपका आया, उस विचारधारा को भी ख्याल में रखने वाले थे। और फिर बाद में फिर आपके जो है स्मिथ एंड जे वाग्जर थॉट्स थ्योरीज आई इस तरह से, बट ये सबके सब बेस्ड थे आपके नेबुलास पे। इसी तरह से मॉडर्न थ्योरीज में भी आपके दो कॉन्सेप्ट आपके आए। मॉडर्न थ्योरीज में भी ऐसा नहीं था कि सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट आया, मॉडर्न थ्योरीज में भी आपके दो कॉन्सेप्ट आए। अगर हम बात करते हैं मॉडर्न थ्योरीज के, तो यहां पे आपका दो कॉन्सेप्ट आया। एक कॉन्सेप्ट था वेयर वी डिस्कस अबाउट ए यूनिवर्स, एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। क्या था एक थ्योरी? एक्सपेंशन ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स जो है वो फैल रहा है, ठीक है। पहला थ्योरी क्या था? यहां पर हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, ठीक है, यूनिवर्स की उत्पत्ति कैसे हुई, बेस इसी पे था मॉडर्न थ्योरी। लेकिन मॉडर्न थ्योरी में यूनिवर्स की उत्पत्ति में दो बातें रखी गई। एक में था कि यूनिवर्स ही एक्सपेंड कर रहा है, ठीक है, और दूसरे में था कि यूनिवर्स एक्सपेंड नहीं कर रहा है, गैलेक्सीज जो यूनिवर्स के अंदर हैं वो गैलेक्सीज मूव हो रही हैं, ठीक है। दो इस तरह के बाद में बताऊंगी आपको, ठीक है। तो ये दो जो आपके थ्योरीज थे। तो आपका जहां पर अर्ली थ्योरीज में सिर्फ नेबुला पे अटक गए थे, वो सिर्फ सन पे ही अटक गए थे, सन के आगे वो नहीं बढ़ पाए थे कि वो नेबुला एक्चुअली कहां से आया, ये सन कहां से आया। ये डायरेक्टली कहां पर गए? ये डायरेक्टली आगे यूनिवर्स पर, बिकॉज सन इज द पार्ट ऑफ यूनिवर्स, है कि नहीं। अगर हमें इस रूम के बारे में जानकारी हासिल करनी है कि ये रूम कहां है, तो पहले हम इस लोकेशन को फाइंड आउट करेंगे, फिर हम इस बिल्डिंग को ढूंढेंगे, तब हम इस रूम तक पहुंचेंगे। कि डायरेक्टली आप लोग उड़ के जो है अपने घर से इस रूम के बारे में इंफॉर्मेशन ले लिया, गूगल मैप ने आपको यहां पर ड्रॉप कर दिया, नहीं ना। गूगल मैप में पहले आपको मलाई पकड़े का लोकेशन मिला होगा, उसके बाद फिर आप इस बिल्डिंग आरके पैलेस के पास पहुंचे होंगे, आरके पैलेस के बाद फिर आप सेकंड फ्लोर पर आए होंगे, तब आप इस रूम में एंटर किए होंगे, ठीक है ना बेटा। उसको काट दो, ठीक है। तब आप यहां तक पहुंचे होंगे, एम आई राइट। तो ऐसा ही कुछ यहां भी हुआ। ये क्या बना, इन्होंने डायरेक्ट रूम में पहुंचा दिया, सन के पास पहुंचा दिया। अब सन है, उसके बाद रूम के मतलब कॉमर्स आर्ट्स एकेडमी आपका आ गया, सॉरी सिविल आर्ट्स एकेडमी आपका आ गया, उसके बाद उसका आर्ट सेक्शन, उसका कॉमर्स सेक्शन सेपरेट हो गया। ये थे अर्ली थॉट वाले, अर्ली थ्योरीज वाले। लेकिन मॉडर्न थ्योरी वाले कौन हुए? इन्होंने डायरेक्टली जो है हमें सिविल आर्ट्स एकेडमी के पास नहीं पहुंचाया। सबसे पहले ये कहां पहुंचाया हमें पहले वो बताया मलाई पकड़े का लोकेशन, कि पहले आपको यहां पहुंचना हो तो पहले मलाई पकड़े पहुंचिए, पहले कंकड़बाग जानिए, मलाई पकड़े जानिए, तब आप जो है इस आरके पैलेस और सिविल आर्ट्स एकेडमी तक पहुंचेंगे। सेम प्रोसेस दे हैव अडॉप्टेड। इन्होंने सबसे पहले यूनिवर्स को बताया। क्या बताइए? Because all these celestial bodies, all these heavenly bodies are in universe. Our earth is also the part of this universe. है कि नहीं? इस यूनिवर्स में ही हम भी एग्जिस्ट करते हैं ना। तो इस यूनिवर्स के बारे में इन्होंने बताया, और इन्होंने क्या कहा इस यूनिवर्स को एक्सप्लेन करने के लिए कि यूनिवर्स पहले कैसा था। तो यूनिवर्स को इन्होंने सबसे पहले क्या बताया, इन्होंने बलून का शेप डेवलप दिया इसको, कि जैसे एक बलून होता है ना, बिना फुलाया हुआ गुब्बारा, ठीक है, देखा उसको जब नए लेते हैं तो बर्थडे वगैरह होता है तो बिल्कुल छोटा सा और सिंपल सा नजर आता है वो। अगर आप उसके ऊपर पेन से कुछ डॉट्स मार्क कर दीजिए, या फिर आजकल जो वो हैप्पी बर्थडे और दिस दैट वाले जो बलून्स मिलने लग गए हैं, डिफरेंट डिफरेंट सिंबल्स और आइकन्स वाले, जब वो बलून बिना स्प्रेड किए हुए होता है, बिना ब्लो किए हुए होता है, तो क्या वो उतना विजिबल होता है? क्लियर नहीं दिख रहा होता है, ठीक है। और बस कल हमें कुछ लगता है कि कुछ लाइंस उसके ऊपर ड्रॉ की हुई हैं, ऐसा ही फुल होता ना। लेकिन जैसे जैसे आप उसको बढ़ा फुलाते जाएंगे, उसके अंदर हवा फिल करते चले जाएंगे, क्या होता है, वो आपका एक्सपेंड होता है और उसके अंदर स्पेस बढ़ना शुरू होता है। बढ़ता है बैलून के अंदर स्पेस बढ़ना शुरू होता है, और वो स्पेस बढ़ते बढ़ते स्पेस जो बढ़ेगा, साथ ही साथ उसके अंदर क्या होता है, सपोज दैट मैंने एक यहां पर एक बैलून लिया, ठीक है, इसके ऊपर मैंने कुछ डॉट्स डाल दिए,
इज इट क्लियर? मैंने कुछ डॉट्स डाल दिए। जब ये छोटा है तो ये डॉट्स भी बिल्कुल छोटे दिख रहे हैं, बिल्कुल टाइनी पॉइंट की तरह नजर आएंगे। लेकिन जैसे ही इसके अंदर मैं हवा डालूंगी और ये आपका बलून बड़ा होगा तो क्या होगा, आपका ये बलून का शेप ये हो जाएगा और ये डॉट्स भी आपके बड़े हो जाएंगे, है ना? ये डॉट्स भी आपके बड़े जाएंगे। साथ ही साथ इन डॉट्स के बीच का ये जो स्पेस है, इनके बीच का ये गैप भी बढ़ गया। बढ़ा कि नहीं? ये गैप भी बढ़ता चला जाएगा और आप उसको धवा डालेंगे वो और ज्यादा बड़ा होगा और वो साइज ऑफ डॉट भी आपका बढ़ता जाएगा और उनके बीच में स्पेस बढ़ता जाएगा। Isn't it? मॉडर्न थ्योरीज जो थी वो इस पे बेस्ड थे। यूनिवर्स आया, यूनिवर्स की उत्पत्ति हुई और ये यूनिवर्स उत्पत्ति के बाद कांस्टेंट उसी शेप और साइज में नहीं रहा, बल्कि क्या हुआ, उसका साइज कंटिन्यूअसली बढ़ता चला गया, साइज उसका बढ़ता चला गया। एंड इवन टुडे आल्सो साइज ऑफ दिस यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग, साइज ऑफ दिस यूनिवर्स इज इंक्रीजिंग। ये थे आपके मॉडर्न थ्योरीज वाले, ठीक है? ये मॉडर्न थ्योरीज वालों की सोच थी कि साइज जो है उस यूनिवर्स का बढ़ता चला गया और जो वो डॉट्स हमने बलून पर बनाए हैं वो डॉट्स से क्या बताएं, उस यूनिवर्स के अंदर पाए जाने वाले गैलेक्सीज। डू यू नो आवर सोलर सिस्टम इज ऑल्सो पार्ट ऑफ अ गैलेक्सी? आर यू अवेयर अबाउट इट? पता है आप लोग को? जिस सोलर सिस्टम से हम बिलोंग करते हैं, हम में हमारी पृथ्वी बिलोंग करती है, वो सोलर सिस्टम भी एक गैलेक्सी का पार्ट है। जानते हैं आप लोग ये? उस गैलेक्सी का नाम क्या है? मिल्की वे। तो क्या सिर्फ हमारा ही गैलेक्सी इस यूनिवर्स में है? हमारी गैलेक्सीज की तरह इस यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, ठीक है? लाखों ऐसी गैलेक्सीज हैं। हम सारी गैलेक्सीज के बारे में तो जानते भी नहीं है। 2-4 गैलेक्सीज के बारे में ऑलरेडी इंफॉर्मेशन आ चुकी हैं और ये माना गया है अब आज के डेट में कि सिर्फ गैलेक्सीज ही नहीं, जैसे हमारा यूनिवर्स है इस तरह से और भी दूसरे यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करते हैं इस स्पेस में। अभी तक उसका बहुत सॉलिड एविडेंस नहीं मिल पाया है, बट हमारे साइंटिस्ट लोगों का ये मानना है, ये सोच है, उनके ये हाइपोथेसिस है कि ऐसी और भी दूसरी गैलेक्सी यूनिवर्स भी एग्जिस्ट करती हैं। समझ में आई बात है? सिर्फ एक यूनिवर्स ही नहीं, ऐसे कितने यूनिवर्स भी इस स्पेस में है, क्योंकि इस स्पेस के बारे में अभी तक हमारे पास बहुत इंफॉर्मेशन नहीं है। तो मॉडर्न थ्योरीज वालों का कहना था ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, उसके बाद फिर आपकी गैलेक्सीज, आफ्टर गैलेक्सीज योर सेलेंशियल बॉडीज, बिग नेबुलास, आफ्टर नेबुलास योर प्लैनेट्स, तब वो पहुंचे वहां, ठीक है? तो थ्योरी किसकी ज्यादा अप्रोप्रिएट और सुटेबल हुआ? डायरेक्ट नेबुला वालों की, कि जो उन्होंने पहले यूनिवर्स बताया तब वो नेबुला पे पहुंचे, उनकी? किसकी थ्योरी ज्यादा अप्रोप्रिएट और मोर सुटेबल होगा? व्हाट डू यू थिंक? यूनिवर्स वालों की। किसकी थ्योरी ज्यादा होगा? यूनिवर्स। और इन द वेरी बिगिनिंग दिस टाइप ऑफ थॉट वाज गिवन बाय the person who has given this thought, name of that person is Edwin Hubble in the year 1920. किसने दिया ये थॉट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स का? एडविन हबल। एडविन हबल ने सबसे पहले इस सोच को रखा, उन्होंने अपने हाइपोथेसिस को दिया अबाउट ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स इन द ईयर 1920। जब कुछ लोग नेबुलास में ही व्यस्त थे, वहीं पर कुछ ऐसे भी लोग आए जिन्होंने अपनी नई विचारधारा को सामने रखा और उन्होंने इस यूनिवर्स को कंपेयर किया बलून से। अपने यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने जो एग्जाम्पल लिया वो एग्जाम्पल था बलून का, कि जिस तरह से बलून बढ़ता जाता है, उसके अंदर हवा जितना हम डालते जाते हैं उसका शेप और साइज बढ़ता है, उसी तरह से आपका ये यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंड कर रहा है। With that time, this universe is expanding. Is it clear? क्या बेटा? अर्थ नहीं कर रहा बेटा, आपके ये डॉट्स बढ़ नहीं रहे हैं, डॉट्स उतना ही हैं, उनका साइज कर रहा है, ठीक है? लेकिन आगे हम लोग पढ़ेंगे कि इसको भी
काटा गया। क्यों? क्योंकि साइज गैलेक्सीज की नहीं बढ़ रही है, गैलेक्सीज के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा है, गैलेक्सीज की साइज नहीं बढ़ रही हैं, उनके बीच की दूरियां बढ़ रही हैं, ठीक है, उनका साइज नहीं बढ़ रहा है। इट्स ओके? यस बेटा। हाँ, maybe in future the time will come when this universe will also blast। से वो कैसे हम लोग बताएंगे, जब इस यूनिवर्स की उत्पत्ति के बारे में पढ़ेंगे तब पता चलेगा कैसे। इज इट क्लियर? अब ये इसकी उत्पत्ति कैसे हुई, ये यूनिवर्स एक्चुअली आया कहां से, ये हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। इज इट फाइन?